औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, दिस इज़ फ्राइडे, सो प्लीज़ रिसाइट दरूद पाक एंड कलमा वंस फॉर मी एंड फॉर योर सेक एज़ वेल। तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर। हम लोगों ने पढ़नी थी, ठीक है। आज हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर है, दिस इज़ द लेक्चर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर। कि हवा के अंदर माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है? माइक्रो मानी छोटे, बायोलॉजी मानी लाइफ, मीन्स छोटी छोटी लाइफ या छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर मीन्स हवा के अंदर कौन कौन से होते हैं। सो जो हवा है, पानी है ना, पानी तो एक मीडियम है। पानी के अंदर तो आप फिर भी कोई ना कोई जरासीम्स जो हैं वो वहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि एक मीडियम है। हवा तो ऐसा कोई मीडियम नहीं है, तो एयर के अंदर जरासीम सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। मतलब हवा एक ज़रिया है जरासीमों को स्प्रेड करने का, फैला देगा इधर उधर। जैसे कोरोना हो गया, जैसे खांसी हो गई, जैसे छींकने लग गए हैं खांसी करने लग गए हैं, ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं आप और आपने फेस को कवर नहीं किया हुआ है, या ज़ुकाम फेंक रहे हैं इधर उधर, या थूके फेंक रहे हैं इधर उधर, तो ये सारी चीज़ें फ़िज़ा में जरासीमों को फैला रही हैं। अगर आपका पेट ख़राब है, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, आपके गला ख़राब है, आपको उसकी वजह से बुखार हुआ हुआ है, आपको टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम हुआ हुआ है, गले में भी जम्स होते हैं, तो किसी भी किस्म के, या फिर आपको नमूनिया हुआ है, या फिर आपको टीबी की मर्ज़ है, ये जितने भी मसाइल हैं, तो आप जब खांस रहे हैं, जब छींक रहे हैं, जब नाक और मुंह का जितने भी जरासीम ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे हैं, वो हवा के अंदर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर कहीं गिर जाते हैं। जैसे कोरोना के जरासीमों की अगर आप बात करें, कोरोना का भी यही कहा जाता है ना कि जगह साफ़ करो, इधर उधर दरवाज़ों के ऊपर हाथ लगाते हुए साफ़ करो। कोई बंदा कहीं पे भी छींक रहा है, कोई कहीं पे भी खांस रहा है, वो बात करते हुए मास्क नहीं पहन रहा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जम्स से बचाव के लिए होती हैं। तो दो मीडियम्स होते हैं, मीन्स के नाक से ये जम्स हवा में जाते हैं या मुँह से ये जाते हैं। अब दो तरह की चीज़ें होती हैं ये जरासीम्स जो हैं आपके माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर में। अब एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ये यहाँ पर इनका प्रॉपर घर हवा में नहीं होता, ये सिर्फ एक ज़रिया होता है। हवा जो है एक ज़रिया है फैलाने का, एक जगह से जरासीमों को दूसरी जगह तक फैलाने का। तो दो ज़रिए होते हैं, या तो डस्ट हो सकती है या ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स आपके नाक से जो निकलें या फिर आपके मुँह से जो निकलें और फ़िज़ा में शामिल हो जाएँ, तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या डस्ट हो सकती है या ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। अच्छा, अब डिपेंड किन चीज़ों पे। अब फ़िज़ा जो है, किसी कहीं की फ़िज़ा दरख्तों वाली है, बड़ी प्यारी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे रोशनी भी बहुत अच्छी आ रही है, वहाँ पर प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर पोल्यूशन भी कम है, तो वहाँ तो जरासीम कम होंगे ना। अगर वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ दरख्त भी नहीं है, वहाँ पर भट्ठे बने हुए हैं, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, फ़िज़ा आलूदा हो गई है, जैसे स्मॉग का मसला होता है हमारे इलाकों के अंदर। जब हम लोग जब भी आप देखें लाहौर के अंदर या इंडिया के अंदर स्मॉग होती है, जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से आपको धुंध महसूस होती है, उसको स्मॉग कहते हैं ना, तो वो इसी का एक ज़रिया है। वो उसके अंदर जम्स ठहरे हुए हैं, फ़िज़ा के अंदर रुक गए। अब जरासीम बहुत भारे होंगे अगर, तो ज़्यादा देर फ़िज़ा में नहीं ठहर पाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे। पहले कोरोना के बारे में यही कहा चलता, अगर जरासीम हल्के होंगे तो ज़्यादा देर तक वो, ज़्यादा घंटों तक वो फ़िज़ा में ठहर पाएंगे। तो मतलब जरासीमों का मुंह के दो ज़रिए होते हैं, या डस्ट से, डस्ट है, अगर आंधी तूफ़ान चला है, आंधी चली है एक जगह से दूसरी तरफ डस्ट गई है, ये वजह हो सकती है जरासीमों के ट्रांसफ़र की। दूसरी, नाक और मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, ये वजह हो सकती है। दूसरा, अब फ़िज़ा के अंदर अगर डिपेंड किन फैक्टर्स पे करता है, रोशनी अच्छी है तो जरासीमों की मिकदार कम होगी, पोल्यूशन एयर की नहीं है तो भी जरासीमों की मिकदार कम होगी, टेम्परेचर अच्छा है तो भी कम होगी, ह्यूमिडिटी, फ़िज़ा में नमी, जैसे आजकल एक मसाइल फैले हुए हैं कि फ़िज़ा में नमी कम है और लोगों को नक्सीर का प्रॉब्लम, नाक से खून आ रहा है, स्किन की एलर्जियाँ हो रही हैं, उन लोगों को आइस की एलर्जी हो रही है, तो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की पोल्यूशंस हो रही हैं, इस वजह से हो रही है क्योंकि नमी कम है फ़िज़ा में, ह्यूमिडिटी कम है। तो ह्यूमिडिटी का भी कुछ हद तक होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो वो वहाँ वाले जो फ़िज़ा के जरासीम होते हैं उनको एक दफ़ा धो देती है, फ़िज़ा को वो साफ़ कर देती है, फ़िल्टर कर देती है, जरासीमों से छान लेती है। तो छानने के लिए बारिश का होना भी ज़रूरी है, और बारिशें चूँकि कम हो रही है तो फ़िज़ा में नमी कम है। नमी पे डिपेंड करती है, रोशनी पे डिपेंड करती है, वहाँ के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, साइज़ पे डिपेंड करती है, जो पार्टिकल्स होते हैं आपके मुंह से निकले हुए या डस्ट वाले। अच्छा, फिर जरासीम पे भी डिपेंड करती है, जरासीम ढीठ कितना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ढीठ है
रोशनी भी बहुत अच्छी आ रही है तो भी वो मर नहीं रहा और वो फिज़ा में खड़े। जैसे अब कोरोना की अगर बात करो, ढीठ जरासीम है, फिज़ा में फैल जाता है। टीबी का जरासीम है, अगर वो भी ढीठ जरासीम है, एक बंदे से दूसरे बंदे तक वो टीबी जो है अगर फेफड़ों की है तो फैल जाती है। उसकी खांसी से कोई परहेज़ नहीं है, जगह पकड़ के बैठे हुए उसके साथ रहते हैं, कोई परहेज़ नहीं कर रहे, तो आपको भी हो सकता है खुदा ना खास्ता। तो अब उसके जरासीमों के ढीठपन पे नेचर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंड करती है। अच्छा, दूसरी बात है, अगर मेरा निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं एक बहुत ही पोल्यूशन वाली जगह पे अगर मैं रहती हूँ, लेकिन मेरा निज़ाम बड़ा अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, मैं शुरू से बड़ी अच्छा खाती पीती थी, मैंने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ था, तो फिर मेरे पे वो असर नहीं कर रहा। अगर मैं बहुत कमज़ोर थी, मुझे जिगर का मसला था, मुझे फेफड़ों का, मुझे शुगर, मुझे दिल का, सारे मुझे मसाइल थे, तो मुझे फ़िज़ा में जो जरासीम होंगे ना, तो मैं बैठी होंगी कि मुझे कोई भी जरासीम किसी भी टाइम लग जाएगा, मुझे कोई भी मर्ज़ हो जाएगी। तो किसी भी इंडिविजुअल की कमज़ोरी पे भी डिपेंड करता है, जरासीम के ढीठपन पे भी, तो नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द जो आगे होस्ट है उस पर भी डिपेंड करता है। ये चीज़ें हो गई। अब दो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें आती हैं कि अब फैलने के तरीक़ेकार इसके क्या हैं। तो आपको खांसी से मैंने पहले बताया कि छींक से फैल सकती है, मेरे बोलने से फैल सकती है, ये छींक आई मैंने हाथ किसी और पे लगाया, इससे फैल सकती है। डस्ट है, यहीं से हवा चली, अचानक से मैं छींक रही थी और हवा चली, वो जरासीमों को पकड़ के वहाँ चली ले गई। डस्ट पार्टिकल्स है, जब एक मौसम तब्दील होता है दूसरे मौसम में आता है, जैसे अब पौधों का मौसम है तो ये पोलन्स, स्पोर्स, ये जगह जगह एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। त्रेशरों का मौसम है, अब गंदम का मौसम है, चन्नों का मौसम है, ये जो है इनमें जो डस्ट प्रोड्यूस होती है इससे लोगों को एलर्जीज, इस लोगों को दमे, स्किन एलर्जीज, नोज़ एलर्जीज, थ्रॉट, ये सारे आई एलर्जीज, सब हर किस्म की एलर्जीज हो रही हैं। तो ये हमारी एयर की वजह से हो रही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एयर। अब दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो इंडोर, मैं एक कमरे में बैठी हुई हूँ, 10 बंदे यहाँ पे बैठे हैं, जगह यहाँ पर 20 बंदों की थी, कमरे के अंदर 30 बंदे बैठे हुए हैं, अब आपस में बोल रहे हैं। तो अब ये देखो कि हम सब सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, वेंटिलेशन रेट 20 बंदों की जगह के 30 लोग बैठे हैं यहाँ पर, सांस का अदो-बदल हो रहा है, एक दूसरे की ही सांस एक दूसरे के अंदर जा रही है, इन्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं आ रही है। दूसरी इधर बैठे लोग खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, तो जो कमरे की फ़िज़ा है उसके अंदर जरासीम ज़्यादा हो गए, क्योंकि रश है, बहुत क्राउड ज़्यादा है, सब लोग सांस एक दूसरे का ही ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, वेंटिलेशन रेट्स रश की वजह से वही वाला है। तो एक ही जगह पे जब ज़्यादा लोग रहेंगे और उन लोगों को मर्ज़ें भी ज़्यादा होंगी तो एक दूसरे में तबादला भी जरासीमों का ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर लोग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे अमराज ज़्यादा होते हैं, जैसे लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद में लॉकडाउन्स लगे हुए, वहाँ पे कोरोना ज़्यादा है, क्योंकि लोग कंजस्टेड, छोटी जगह पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बाज़ार हैं, हॉस्पिटल्स हैं, भरी हुई हैं जगह। अब हमारे देहातों के अंदर कोरोना क्यों ज़्यादा नहीं है? लोग दूर दूर घर हैं, ज़मीनें हैं, दूर दूर घर हैं, दरख्त हैं, फ़िज़ा इतनी आलूदा नहीं है, पाक है, थोड़ी साफ़ है, तो इस वजह से यहाँ पर माइक्रोबियल कंटेंट इन एरियाज़ में कम है। एक ये होता है इंडोर, अंदर, इंडोर माइक्रोऑर्गेनिज्म, अंदर जरासीम। दूसरा होता है आउटडोर जरासीम, बाहर की तरफ जरासीमों की मिकदार फ़िज़ा में कुदरती तौर पर क्या मिकदार है, उसमें जरासीम कौन कौन से हो सकते हैं। इंडोर बैठे थे, किसी बंदे को टीबी थी, वो खांस रहा था, ताव में भी टीबी के जरासीम चले गए, फ़िज़ा में टीबी के जरासीम थे, किसी दूसरे के पास भी हवा की वजह से चले गए, टीबी मिसाल हो गई उसकी, या पेट की खराबी वाले जरासीम, डिप्थेरिया मिसाल हो गई उसकी। इसी तरह हस्पतालों में भी मरीज़ जब एक बेड के साथ दूसरा बेड पड़ा हुआ होता है तो अपनी उनकी मर्ज़ ठीक हो ना हो, दूसरों वाली मर्ज़ें ज़रूर लग जाती हैं। परहेज़ ज़रूरी है, डिस्टेंस ज़रूरी है, वहाँ पर नीटनेस, सफाई, क्लीनलीनेस, किसी भी मरीज़ पे देखो अपना फोकस रखो, आपका हॉस्पिटल बहुत साफ़ होना चाहिए, पेशेंट्स के दरमियान डिस्टेंस देखो, वहाँ की केयर देखो, क्लीनलीनेस देखो। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है, अब आउटडोर की अगर हम बात करें, बाहर फ़िज़ा के अंदर जरासीमों की क्या मिकदार है, तो जरासीम इतनी ज़्यादा देर फ़िज़ा में ठहर नहीं सकते, लेकिन कुछ कुदरती तौर पर जरासीम पाए जाते हैं, वो एलजी भी होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं, बैक्टीरियाज भी होते हैं, ये कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, ज़मीन की सतह पर भी, और तकरीबन 300 मीटर ऊपर ऊंचाई तक भी ये पाए जाते हैं। तो इनको जरासीमों से पाक करने के लिए ये बारिशें हैं, ये हवाएं चलती हैं, अल्लाह ताला का एक पूरा निज़ाम है। अब ये जो एलजी है उसमें प्रोटोजोआ है और बैक्टीरिया, 3 चीज़ें पाई जाती हैं। बैक्टीरिया के अंदर रॉड की शक्ल वाले बैक्टीरिया ज़्यादातर पाए जाते हैं, और रॉड हो गए और दायरे वाले, 2 किस्म के ज़्यादा पाए जाते हैं बैक्टीरियाज।
तो ये जरासीमों की मिकदार है। अब इन जरासीमों को हमें कैसे पता चलेगा कि किस जगह बखर की फ़िज़ा में ज़्यादा जरासीम है, लाहौर की फ़िज़ा में ज़्यादा जरासीम है, या फिर इस्लामाबाद की फ़िज़ा में ज़्यादा जरासीम है? तो फ़िज़ा के मुख्तलिफ मीटर्स होते हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं, वो मैयर करती हैं कि फ़िज़ा में आलूदगी इतनी है, फ़िज़ा में जरासीम इतने ज़्यादा पाए जाते हैं। अब उन डिवाइसेस उन मेथड्स को हम क्या कहते हैं? उन मेथड्स को हम 3 किस्म के मेथड्स होते हैं। सैम्पलिंग, ठीक है, उसके हम लोग करते क्या है, मुख्तलिफ किस्म के उसमें आले होते हैं, मुख्तलिफ आले इस्तेमाल करते हैं फ़िज़ा के अंदर। वो आले क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कितने जरासीम है फ़िज़ा के अंदर या यहाँ की आलूदगी कितनी ज़्यादा है। तो मैंने अगर जैसे एग्जांपल दी, मैं 3 इलाकों की आलूदगी मैयर करना चाह रही हूँ, तो तकरीबन 3 मेथड होते हैं उसमें डिवाइसेस के। एक होती है सॉलिड इम्पिंजमेंट डिवाइसेस और लिक्विड इम्पिंजमेंट डिवाइसेस। 2 तरह के आलात होते हैं, कुछ लिक्विड लिया हुआ होता है कुछ आलात ने, और कुछ सॉलिड, ठीक है, सख्त साख्त वाले आलात होते हैं फ़िज़ा में जो आलूदगी को मैयर करते हैं। ये तो हो गए आलात। दूसरी होती है मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं कि मैंने एक सैंपल ले लिया फ़िज़ा में से, अब मैंने उसको टेस्ट करना है लेबॉर्ट्रियों के अंदर, मैंने देखना है कि इस फ़िज़ा में कितनी आलूदगी थी। तो वो मेथड्स कौन से होते हैं? सबसे पहला फिल्ट्रेशन, फ़िल्टर मेथड होता है ना, कोई भी छानो, फ़िज़ा को छानो कि उसमें से कितने जरासीम ऊपर हैं, तो इस तरह की फ़िल्टर्स इस्तेमाल होते हैं फ़िज़ा के, ठीक है। तो वो फ़िज़ा में कितने जरासीम है और फिर उसमें से जो हवा फ़िल्टर करके बाहर निकलती है उसको देखते हैं कि वो कितनी साफ़ हुई है, कौन कौन से जरासीम मौजूद थे। मुख्तलिफ जरासीमों को चेक करने के लिए मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं, आलात होते हैं ना, आलात इंडिकेटर, जैसे बत्ती जलने लग जाती है पता चलता है ये जरासीम है, ये जरासीम है, ये जरासीम है, इस तरह के आलात होते हैं। मुख्तलिफ मीटर होते हैं, वो अपना रंग तब्दील करते हैं फ़िज़ा की आलूदगी में। मीटर्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। इसी तरह कुछ मेथड्स होते हैं लेबॉर्ट्री में परफॉर्म करने के लिए जो होते हैं, उसको हम स्लिट मेथड कहते हैं, या फिर सी एंड स्लिट मेथड। डिफरेंट मेथड्स हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर भी यूज़ होते हैं। मतलब मीटर्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, और लेबॉर्ट्री के भी कुछ मेथड्स हो गए जो कि आपकी फ़िज़ा की आलूदगी को मैयर करते हैं। सो माइक्रोबियोलॉजी ऑफ एयर का मकसद था कि फ़िज़ा में किस कदर जरासीम है, कितनी आलूदगी है, उसको मैयर करने हैं, और किस किस किस्म के जरासीम पाए जा सकते हैं। सो बच्चों एक लाइट सी रीडिंग इस पर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग ने ये टॉपिक पढ़ना है डिजीज़, कौन कौन सी बीमारियां फ़िज़ा की आलूदगी और फ़िज़ा में रहने वाले जरासीमों की वजह से हो सकती हैं। द डिजीज़ कास्ड बाय द माइक्रोबियोलॉजिकल लाइफ इन द एयर कैन बी, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड दिस वॉज सफिशेंट फॉर टुडे टिल पेज नंबर 78 पेज तक हम लोगों ने आज पढ़ा है। डिजीज़ ऑफ एयर जो है, माइक्रोबियोलॉजिकल लाइफ ऑफ एयर, वो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ कीप प्रेइंग फॉर मी, कीप प्रेइंग फॉर योर सेल्फ। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।